तो इस तरह से हमने फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट वो था जिसमें कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड रेस्ट पर रहता था, है ना। और ये जो पार्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स, इसके अंदर लिक्विड कंटेनर के रेस्पेक्ट में मोशन में होता है। ठीक, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ नए टर्म्स सीखने होंगे, है ना, और कुछ एजम्पशंस लेने होंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि फ्लूइड डायनेमिक्स में कौन कौन से एजम्पशंस लिए जाते हैं, है ना। तो एजम्पशंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि हम लोग जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं तो गैस को आइडियलाइज करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेते हैं। उसी तरह से फ्लूइड डायनेमिक्स में भी हम लोग लिक्विड को आइडियलाइज करते हैं, है ना, और उसके लिए कुछ एजम्पशंस लेते हैं। जब ये एजम्पशंस वैलिड होते हैं तभी आगे की जो थ्योरी है हमारी वो वैलिड होती है ना। तो पहला एजम्पशन हम लोग ये लेते हैं इसमें कि जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब हुआ कि उसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड do not change during its motion, है ना। जब लिक्विड मोशन में होता है कंटेनर के अंदर, कंटेनर के रिलेटिव में, तो उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। पहला एजम्पशन ये है। ठीक, दूसरा एजम्पशन ये होता है कि जो लिक्विड होता है वो नॉन विस्कस है। लिक्विड इज नॉन विस्कस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लिक्विड मोशन में होता है तो उसके डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, जिसको कि विस्कस फोर्स कहा जाता है ना। विस्कस फोर्स क्या है? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब लिक्विड के अंदर विस्कस फोर्स होता है तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि जो केस है डायनेमिक्स का उसको आइडियलाइज करते हैं। ये मान लेते हैं कि लिक्विड जो है नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस होने का मतलब है कि वह उसमें जब वो मोशन में होता है तो उसकी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करें, इसलिए ये एजम्पशन हम लोग पहले से लेते हैं कि जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस होता है ना। तो एक दूसरा एजम्पशन ये हो गया। और जो थर्ड एजम्पशन है वो ये है कि लिक्विड इज, और लिक्विड मोशन इज इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब हुआ कि कोई भी जब लिक्विड चलता है, ट्रैवल करता है, तो उसमें रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन नहीं होता। सो देयर इज नो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग मोशन। मतलब जो भी होता है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो जो एनर्जी होगी वो भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाली जो है वही वाली काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये तीन हमने एजम्पशन लिए, और जो लिक्विड इन तीनों एजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड कहते हैं, है ना।
तो ये कहा जा सकता है कि a liquid fulfilling these assumptions, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, fulfilling these assumptions is known as ideal liquid। ठीक है, और जो आगे की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे वो आइडियल लिक्विड के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, एंड द थ्योरी ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स is valid only for ideal liquid। ठीक है, तो लिक्विड को हमने आइडियलाइज कर दिया ये 3 एजम्पशंस लेकर के। जो लिक्विड इन तीनों एजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है, जो फुलफिल करता है, उसको हम लोग आइडियल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, या आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब फ्लूइड डायनामिक्स की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो मोशन होता है लिक्विड का या जो फ्लो होता है उसको कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड फ्लो। ठीक, तो पहला जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, तो लैमिनार फ्लो होता है, लैमिनार फ्लो वैसा फ्लो होता है जिसमें कि जो फ्लो है उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो लैमिनार का डेफिनेशन हम लोग पहले लिखते हैं। अ फ्लो ऑफ लिक्विड which can be divided into different layers। ठीक है, और इसमें ये होता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है। ठीक है, टाइम के साथ में जो उसका स्पीड है एक पॉइंट पर वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो फिगर में ऐसे समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो वाटर है, मान लेते हैं कि रिवर में वाटर फ्लो कर रहा हो कुछ इस तरह से, बिल्कुल धीरे धीरे फ्लो कर रहा हो, तो इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है ना। तो ये हो गया लैमिनार फ्लो। और जो दूसरा फ्लो हमने बताया उसको कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, a flow which cannot be divided into different layers। ठीक है, तो इसमें ये भी होता है, कह सकते हैं कि velocity of flow at a point changes abruptly।
है ना। इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, मतलब कि किसी रूल को फॉलो नहीं करता है। तो एक ही पॉइंट पर देखेंगे कि जो वेलोसिटी है फ्लो का वो चेंज हो रहा होगा, जबकि इसमें क्या था कि वेलोसिटी एक पॉइंट पर फ्लो का हमेशा सेम रहता है, मतलब टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये था लैमिनर फ्लो में। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, एब्रप्टली चेंज होता है। जैसा कि एक फिगर से समझें, जैसा कि आपने देखा कैनाल जो होता है वहाँ पर कहीं कहीं ब्रिज बने होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अगर लिक्विड आता है तो कुछ इस तरह से काफ़ी यहाँ पर टर्बुलेंस होता है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एब्रप्टली इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है वो अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, कुछ देर बाद 6 हो सकता है, कुछ देर बाद 0 भी हो सकता है, ये एब्रप्टली चेंज होता रहता है ना। और यही फ्लो हो सकता है कि आगे जा कर के ये लैमिनार में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ये आगे जाकर हो सकता है लैमिनार फ्लो में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब ये ब्रिज से पानी ऊपर से गिर रहा होगा, जैसे वाटरफॉल होते हैं वहाँ पर पानी गिरता है तो काफ़ी रैंडम मोशन होता है। तो इस टाइप के मोशन को टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह का क्लासिफिकेशन। फ्लो को कब हम लोग लैमिनार फ्लो कहेंगे, कब टर्बुलेंट कहेंगे, करने के लिए एक नंबर, एक क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है जिसको कि रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर से हम ये बता सकते हैं कि जो कोई भी फ्लो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो डिफिनीशन होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो डिफिनीशन है वो बेसिकली जो रिवर फ्लो है उसके लिए अलग तरीके से होता है और जो पाइप फ्लो है उसके लिए अलग से होता है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है उसको अगर आर से डिनोट करें तो ये होता है रो वी इंटू डी बाई म्यू। ठीक है, ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। म्यू जो है इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। हालांकि हमने अभी एजम्पशन लिया है कि लिक्विड नॉन विस्कस होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसमें विस्कस फोर्स होता है। तो जब हमें अगर ये पता करना हो तो उसमें विस्कोसिटी को कंसीडर करते हैं, और जब करते हैं तब हम बता सकते हैं कि किस तरह से ये लैमिनर है या किस तरह से ये टर्बुलेंट है। ठीक है, तो ये रो हो गया डेंसिटी, वी हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लो, म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जो डी है ये होता है डेप्थ ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ रिवर फ्लो, रिवर फ्लो या कैनाल फ्लो। डी को हम लोग डायमीटर ऑफ पाइप भी कर सकते हैं। ये होता है डायमीटर ऑफ पाइप इन पाइप फ्लो। ठीक है, अगर पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा होगा तो ये डायमीटर ले लेंगे पाइप का, और अगर रिवर में या कैनाल में फ्लो हो रहा है तो रिवर या कैनाल का डेप्थ ले लेंगे डी। तो ये इसमें सारे
चारों क्वांटिटी रखने के बाद रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये जो वैल्यू आता है उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो फ्लो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट। ठीक, तो कैसे पता करेंगे? इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 देन फ्लो is called laminar flow. If Reynolds number is greater than 2000 then flow is turbulent flow. ठीक, and when Reynolds number lies between 1000 and 2000 देन इसमें से हम लोग इनइक्वालिटी हटा लेते हैं, है ना। तो कहेंगे व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर लाइज बिटवीन 1000 एंड 2000, यहाँ पर इक्वलिटी लगा सकते हैं। देन द स्टेट ऑफ लिक्विड is ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हुआ कि ना वो लैमिनार है ना वो टर्बुलेंट है, वो लैमिनार से टर्बुलेंट में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्लो लैमिनार है और कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया फ्लो का पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन में आते हैं। दूसरे क्लासिफिकेशन में हम लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो में आगे जाने पर पोजीशन के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है ना। जब हम बात करेंगे इसमें यूनिफॉर्म फ्लो की, है ना, तो ऐसा कहेंगे कि यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी ऑफ फ्लो do not change along the flow। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें dv/dx ये ज़ीरो होता है ना। जैसे कहें कि एक पाइप है और पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ना। तो अगर हम बात करें कि जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी v, तो आगे भी जा कर के v होगी। मतलब आगे जाने पर, फ्लो के डायरेक्शन में जाने पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, और दूसरा जो फ्लो होता है उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लो के डायरेक्शन में जाने पर वेलोसिटी चेंज होता है। velocity of flow changes along the flow। जैसे हम बात करें कि एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है ना। इधर पहले पतला है, फिर आगे जाकर क्रॉस सेक्शन जो है इसका ये चौड़ा होता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी v1 और आगे जाकर जो वेलोसिटी होगी v2। तो आप देखेंगे कि v1 बड़ा होगा v2 से, है ना। तो चूंकि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो आगे जाने से वेलोसिटी जो है फ्लो की वो चेंज होती रहती है। तो इस केस में हम लोग ये नहीं कह सकते कि dv/dx जो है वो जीरो होगा। मतलब कि x क्या है, ये फ्लो के डायरेक्शन में हम लोग x डिस्टेंस ले रहे हैं। तो x के डायरेक्शन में
जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। फ्लूइड डायनेमिक्स में एक टर्म होता है स्ट्रीमलाइन। तो इसका जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि किसी पार्टिकल को अगर फ्लो के लॉन्ग एक पॉइंट से छोड़ दिया जाए तो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है, तो वो जो पाथ को फॉलो करता है या जो कर्व पर चलता है उसको स्ट्रीमलाइन कहा जाता है ना। तो कह सकते हैं इट इज पाथ फॉलोड बाय a particle of liquid, ठीक, a tangent on which gives the direction of velocity of particle, फ्लूइड डायनेमिक्स में एक दूसरा टर्म होता है जिसको कहा जाता है फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब होता है कि जो पाइप है या जो भी कह लें कैनाल है या रिवर है, तो उसके क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो करता है उसको फ्लो रेट कहा जाता है ना। इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू a cross section of pipe or river per unit टाइम। मतलब कहेंगे कि एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन को कितना वॉल्यूम पार करता है उसे हम कहते हैं फ्लो रेट। ठीक है, ये हो जाएगा और, है ना, इसको लिखेंगे और पाइप का क्रॉस सेक्शन या रिवर का क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम पार करता है उसको फ्लो रेट कहते हैं। फ्लो रेट को जनरली क्यू से डिनोट किया जाता है और इसको हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू वेलोसिटी, ये फ्लो रेट बताता है। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं ये जो एरिया है ये होता है कुछ इस तरह से एरिया और ये है वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी जो होता है वो एक्चुअली में लेंथ पर यूनिट टाइम होता है। तो आप देखेंगे कि एरिया इंटू लेंथ ये तो हो जाएगा वॉल्यूम और ये हो गया टाइम। तो इस तरह से ये बताता है वॉल्यूम फ्लो रेट का वैल्यू, है ना। तो जो फ्लो रेट हुआ उसका डिफिनीशन हम लोग ये कहेंगे कि आता है वॉल्यूम पर टाइम और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी से, वेयर ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप और रिवर और v जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर यूं कहें कि किसी पाइप का ये क्रॉस सेक्शन है
और इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है ये है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर लिक्विड किसी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा तो इसका फ्लो रेट जो होगा, यहाँ पर फ्लो रेट का वैल्यू हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है तो एरिया रखेंगे 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ से 1 सेकेंड में 10 मीटर क्यूब लिक्विड पार कर रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया फ्लो रेट। इस फ्लो रेट का मतलब होता है, जनरली इसको कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। एक दूसरे तरह का फ्लो रेट डिफाइन किया जाता है, उसको कहा जाता है मास फ्लो रेट, है ना। मास फ्लो रेट जो होता है वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं dm/dt, है ना। मतलब कि मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। ये कह सकते हैं मास ऑफ लिक्विड passing through a cross section of pipe or river per unit टाइम, ठीक है। तो मास फ्लो रेट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से dm/dt, और इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। अगर वॉल्यूम फ्लो रेट हमें पता है, उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास फ्लो रेट बताएगा। ये बताता था कि 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहेंगे 1 सेकेंड में कितना मास जो है क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। तो ये हो गया मास फ्लो रेट। इसको हम लोग लिखते हैं रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। तो इतने सारे डिफिनीशंस जानने के बाद अब हम लोग सीखेंगे एक लॉ होता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। और उससे हम लोग डिराइव करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस इक्वेशन से, इस लॉ से हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कोई पाइप है, तो पाइप में कहीं भी लीकेज नहीं है, कहीं भी एयर नहीं है, तो जो लिक्विड है वो कंटिन्यूअसली इसमें भरा होगा, है ना। तो ऐसा अगर मान लिया जाए कि इस पाइप के 2 क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है, ठीक। अब जो ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और यहाँ पर वेलोसिटी लिक्विड का v2 मान लेते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे कि dt टाइम इंटरवल में, dt बहुत स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं हम लोग, तो dt टाइम इंटरवल में ये जो लिक्विड है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ, लिक्विड चूंकि v1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो v1 इंटू dt इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं कि a1 है, ठीक। उसी तरह से जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी तो v2 है, तो dt टाइम इंटरवल में v2 इंटू dt इतना डिस्टेंस लिक्विड ट्रेवल करेगा, है ना। तो देख सकते हैं कि जो लिक्विड का पार्टिकल 0 टाइम पर यहाँ था, dt टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि वो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो v1 dt डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ वाला लिक्विड यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब देखेंगे कि dt टाइम इंटरवल में इस रीजन में जितना भी लिक्विड आया है वो dt टाइम इंटरवल में इंटर किया होगा, है ना, क्योंकि ये वाला अगर यहाँ पहुँचा है तो बाकी इधर वाले जो लिक्विड हैं वो भी पहले बाहर होंगे, इधर कहीं होंगे, यहाँ से इंटर करे हैं, ठीक। तो कह सकते हैं कि dt टाइम इंटरवल में इतना वॉल्यूम जो है, ये जो शेडेड वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम लिक्विड का इंटर किया है। तो इसको हम लिखते हैं लिक्विड इंटरिंग द क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम इंटरवल dt is equal to V1 into dt into एरिया A1, है ना। आप देख सकते हैं जो भी लिक्विड यहाँ पर इंटर किया है इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, एरिया इंटू ये वाला जो थिकनेस है जो V1 dt से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में, तो ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा और यही वॉल्यूम लिक्विड का इंटर किया है dt टाइम इंटरवल में, ठीक। तो V1 dt इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना वॉल्यूम अंदर इंटर किया है, कितने इंटरवल में, dt टाइम में, ठीक है। दूसरे क्रॉस सेक्शन को, दूसरे क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे कि जो पार्टिकल यहाँ था वो dt टाइम में v2 dt डिस्टेंस डबल करके यहाँ पहुँच गया, है ना। ये v2 dt डिस्टेंस है। तो यहाँ वाला अगर लिक्विड यहाँ पहुँच गया है तो इसके आगे वाले जो भी होंगे वो बाहर निकल गए होंगे। तो ये कह सकते हैं कि dt टाइम इंटरवल में इस रीजन में जितना भी लिक्विड होगा वो सारा बाहर निकल गया होगा, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि dt टाइम इंटरवल में जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम सिर्फ इतना होना चाहिए, ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पर इतना होना चाहिए। और वो वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ये थिकनेस और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 में V2 dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम इस dt इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से बाहर निकला है, ठीक। तो लिख सकते हैं लिक्विड लीविंग द क्रॉस सेक्शन टू इन टाइम इंटरवल dt इज इक्वल टू V2 dt क्या हो गया, ये लेंथ हो गया या ये कहेंगे कि ये थिकनेस हो गया, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे A2 से, तो ये टोटल वॉल्यूम बताएगा, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम बताएगा कि इतना वॉल्यूम जो है इस क्रॉस सेक्शन से बाहर निकल गया, यानी कहने की पाइप से बाहर निकल गया, ठीक। तो अब देखेंगे कि अगर ये यहाँ पर जो लिक्विड है इसमें कहीं भी एयर नहीं है, कहीं भी पाइप में लीकेज नहीं है, और लिक्विड को हमने एज्यूम किया था कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक तरह से सॉलिड जैसा बिहेव कर रहा होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि जितना लिक्विड यहाँ से इंटर किया होगा उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर भी निकला होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि सिंस लिक्विड is incompressible and कंटिन्यूअस का मतलब है कोई एयर नहीं है बीच में, कहीं पर गैप नहीं है, कंटिन्यूअस लिक्विड है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। देन और साथ में होल भी नहीं है कि कहीं लिक्विड बाहर निकल रहा होगा। देन लिक्विड
इंटरिंग एट क्रॉस सेक्शन 1 शुड बी इक्वल टू लिक्विड लिविंग द क्रॉस सेक्शन 2, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि A1V1 इंटू dt, इतना लिक्विड अंदर इंटर किया था, है ना। हमने यहाँ पर लिखा है कि लिक्विड इंटरिंग द क्रॉस सेक्शन, है ना। इंटरिंग द क्रॉस सेक्शन मतलब एक तरह से कहें कि पाइप में इतना इंटर किया होगा, और ये है जो पाइप से बाहर जा रहा है। क्रॉस सेक्शन 2 से बाहर निकलने का मतलब पाइप से बाहर जा रहा है। तो इतना पाइप के अंदर इंटर किया, इतना पाइप से बाहर गया, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इंटर किया इतना और जो बाहर गया वो है A2V2 इंटू dt। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है dt उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आएगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसको कहा जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये हुआ कि देखेंगे कि ये फ्लो रेट बताता है, एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट बताता है, ये भी फ्लो रेट बताता है। तो इसे ये पता चला कि 1 सेकेंड में जितना वॉल्यूम यहाँ इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम इस क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेगा। इसी को कंटिन्यूटी इक्वेशन कहा जाता है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में कि फ्लो रेट एट एनी क्रॉस सेक्शन remains equal even if cross sectional area of pipe or river चेंजेस। ठीक है, हर क्रॉस सेक्शन पर जो फ्लो रेट है वो इक्वल होता है, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज ही क्यों नहीं हो रहा हो। जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे। काइनेटिक एनर्जी लिखते थे ½ m इंटू v², और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे mgh। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे लिक्विड की तो लिक्विड के केस में इस तरह से हम नहीं कह सकते कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगी, क्योंकि जो लिक्विड है वो इकट्ठा होता नहीं, वो पाइप में काफ़ी दूर तक फैला होता है ना। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो पाइप का हाइट भी डिफरेंट हो सकता है। अलग अलग पॉइंट पर जो लिक्विड है उसका हाइट अलग अलग हो सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है। तो लिक्विड का एक साथ में पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, लिक्विड के केस में हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का जो लिक्विड होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक, और इसको लिखते हैं इस तरह से ½ mv² बाई वॉल्यूम। तो ये अल्टीमेटली हो जाता है ½ ρv²। उसी तरह से निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा मतलब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको लिखेंगे mgh पर यूनिट वॉल्यूम। तो
तो इसको लिखते हैं रो जी इंटू एच। एच क्या है? रिफरेंस लाइन से जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसका हाइट है, ठीक, या क्रॉस सेक्शन जो है पाइप का उसका हाइट है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वो आया है रो जी एच। ऐसा क्वांटिटी हमने एक और पढ़ा था जिसको कहते थे प्रेशर, है ना। लिक्विड के अंदर एच हाइट जाने पर प्रेशर रो जी एच से बढ़ता था, या यूं कहें कि लिक्विड के अंदर एच डेप्थ पर प्रेशर जो होगा रो जी एच होगा, ठीक। तो ये कहा जा सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और जो प्रेशर है वो इक्विवेलेंट है, यानी प्रेशर भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्विवेलेंट है। तो लिक्विड के केस में एक और तरह की एनर्जी हम लोग काउंट करते हैं, उसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम लोग लिखते हैं पी। पी क्या हो गया? ये प्रेशर हो गया। जो पाइप है, पाइप में जिस क्रॉस सेक्शन पर हम लोग एनर्जी काउंट कर रहे हैं वहाँ पर लिक्विड का प्रेशर कितना होगा वो बताएगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखेंगे कि प्रेशर, ये पोटेंशियल एनर्जी, सब इन डायमेंशन इन सब का इक्वल होगा। हाफ रो वी स्क्वायर है, इसका और इसका डायमेंशन और यूनिट तीनों का इक्वल होगा। तो इस तरह से लिक्विड के केस में हम लोग कुल मिलाकर के 3 तरह की एनर्जी काउंट करते हैं, ठीक। और चूंकि लिक्विड को हमने नॉन विस्कस माना हुआ है ना, नॉन विस्कस मानने का मतलब है कि उसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? टोटल एनर्जी जो है लिक्विड का कंजर्व रहेगा, है ना। तो जो बर्नौलीज थ्योरम होता है वो ये कहता है कि किसी पाइप में जो लिक्विड है उसका टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंजर्व रहता है। तो हम लोग बर्नौलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे अभी। तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम at every cross section of pipe remains conserved और remains equal, है ना। किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक फिगर बना लें, फिर इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पाइप है ना। अब ये एक पाइप हो गया, इस पाइप के 2 क्रॉस सेक्शन हो गए, ठीक। अब इसमें हमें एक रेफरेंस लाइन भी लेना होगा। मान लेते हैं कि ये जो है ये रेफरेंस लाइन है, ठीक। तो इस पाइप के 2 क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन है ये और दूसरा क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन 1 और ये है क्रॉस सेक्शन 2। तो क्रॉस सेक्शन 1 पर प्रेशर है P1, वेलोसिटी है लिक्विड का V1, ठीक। और ये जो रेफरेंस लाइन है, ये हमने ब्लू लाइन जो ड्रॉ किया है, यह है रेफरेंस लाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 मानेंगे। इसका हाइट है h1 यहाँ से रेफरेंस लाइन से, और जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है उसका हाइट है h2, ठीक। तो दोनों ही क्रॉस सेक्शन पर अगर हम लोग टोटल एनर्जी काउंट करें, है ना, देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन 1 पर प्रेशर एनर्जी लिखेंगे P1
और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ रो v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे रो GH1, है ना। ये टोटल एनर्जी हो गया कहाँ पर, क्रॉस सेक्शन 1 पर। ये इक्वल होना चाहिए इस क्रॉस सेक्शन की टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर प्रेशर हम लोग लिखेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P2, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ रो v2 स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, प्रेशर यहाँ पर P2 मान लेते हैं और हाइट h2 है। ठीक, तो प्रेशर एनर्जी P2, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v2 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी रो GH2, क्योंकि ये H2 हाइट पर है ये क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दूसरा क्रॉस सेक्शन पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतनी होगी। ये दोनों इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है, एक्चुअली में एनर्जी कंजर्वेशन है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसी भी क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसी को हम लोग कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बताता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंजर्व रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। इसको कहा जाता है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, तो फ्लूइड डायनामिक्स में दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, एक तो बर्नौलीज थ्योरम और एक कंटिन्यूटी इक्वेशन। दोनों को अप्लाई करके हम लोग करीब करीब सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।